मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PT 365 अपडेटेड क्लास स्टडी मटेरियल 1 का। इसमें हम फरवरी से लेकर अप्रैल 2021 तक का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है आपका ये वाला PT 365। इसमें हमने ऑलरेडी पॉलिटी कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस कर लिए हैं, इकोनॉमी का भी ऑलमोस्ट बहुत सारा सेक्शंस हो चुका है, जैसे फिजिकल पॉलिसी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, पेमेंट सिस्टम्स, ये सारा हो गया है। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम देखेंगे ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एनवायरनमेंट वाला पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है लेबर एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। उसमें पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑल इंडिया सर्वे। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो लेबर ब्यूरो है उन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड सर्वे आउट ऑफ 5 ऑल इंडिया सर्विसेज में, ठीक है। सर्वे में, नॉट सर्विसेज। जो सेकेंड नंबर का जो सर्वे है वो लॉन्च किया गया है। अब ये सर्वे में क्या है, फर्स्ट सर्वे टू बी लॉन्च्ड आर दी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स एंड ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। पहला जो सर्वे था वो ऑल इंडिया सर्वे था माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर एंड ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे था, ठीक है। मतलब क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट होता है ना एम्प्लॉयमेंट का, वो था, ठीक है। अब दीज सर्वे हैव बीन डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय द लेबर ब्यूरो, और ये जो सर्वे है वो डेवलप्ड और डिजाइन किया गया है लेबर ब्यूरो के द्वारा। इसमें डेटा कौन कौन टू प्लग इन द डेटा गैप ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड विल एड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस। अब ये क्या करेगा, जो डेटा गैप है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लेबर के, एम्प्लॉयमेंट के, उनको ऐड करके उनमें पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। ये जो है वो पाथ ब्रेकिंग होगा इन द पेपरलेस डेटा कलेक्शन। मतलब ये जो पूरा सर्वे है वो पेपरलेस डेटा कलेक्शन में हेल्प करेगा और क्या करेगा, यूज करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को टू रिड्यूस द सर्वे कंप्लीशन टाइम बाय एटलीस्ट 30 to 40%। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करेगा जिससे कि सर्वे का कंप्लीशन हो सके एटलीस्ट 30 to 40%, ठीक है। लेबर ब्यूरो जो है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेशन करने के, कलेक्शन करने के लिए एंड पब्लिकेशन करने के लिए स्टैटिस्टिक एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन दी वेजेस, अर्निंग्स, प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, लेबर का टर्नओवर कितना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, इन सब के बारे में ये क्या करता है, डेटा कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑल्सो क्या रिलीज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी ये रिलीज करता है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर के लिए और एग्रीकल्चर लेबर के लिए। समझ में आया, मतलब क्या होता है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज करेगा इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल लेबर्स और एग्रीकल्चर लेबर के लिए। साथ में ये जो लेबर ब्यूरो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, जो कलेक्शन करता है एंड पब्लिकेशन करता है स्टैटिस्टिक और रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन, वेजेस की क्या इन्फॉर्मेशन है, अर्निंग क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, कितने लोग एब्सेंट रहते हैं, कितना लेबर का टर्नओवर है और क्या इंडस्ट्रियल रिलेशन चल रहा है, उन सब के ऊपर। अब ऑल इंडिया सर्वे जो है लेबर ब्यूरो के, उसके 5 पॉइंट्स उन्होंने क्या क्या कंसिडर किए हैं हम वो देखेंगे। पहला वो जो पॉइंट है, ऑल इंडिया सर्वे जो किया गया है वो माइग्रेंट वर्कर्स पे किया गया है। और इसमें ये क्या करेंगे, टू स्टडी द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड माइग्रेशन। मतलब किस तरह का एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें माइग्रेशन करना पड़ता है वर्कर्स को, साथ में उनकी लिविंग कंडीशन क्या है और क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके कोविड-19 के वजह से उनके वर्क के ऊपर। ये सारा सर्वे करेगा माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर। आपको तो पता ही है माइग्रेंट वर्कर्स की हालत बहुत खराब थी, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया था तो लोगों को 600 700 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा था, वो भी भरी गर्मी में। सेकंड नंबर का है हमारा ऑल इंडिया सर्वे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय द प्रोफेशनल। सर्वे करना है वो एम्प्लॉयमेंट जो प्रोफेशनल के द्वारा जनरेट हुआ है, जैसे कि लॉयर्स का क्या कंडीशन है, मेडिकल प्रोफेशनल्स का क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का है, सीए का क्या कंडीशन है, ये सब कुछ हम देखेंगे। थर्ड नंबर का है ऑल इंडिया सर्वे एंड ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ऑल इंडिया सर्वे जो किया जाएगा वो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो होती है उसके ऊपर किया जाएगा। फोर्थ नंबर का जो ऑल इंडिया सर्वे है वो डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर किया जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर किया जाएगा टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन द
कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार इस सर्वे में डोमेस्टिक वर्कर्स के नंबर काउंट किए जाएंगे, मतलब कि कितने डोमेस्टिक वर्कर्स है कंट्री में जो काम कर रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा होगा कि डोमेस्टिक वर्कर्स का भी सर्वे किया जाएगा। 5th नंबर का होगा ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, मतलब क्वार्टरली स्टैब्लिशमेंट जो होती है, मतलब साल में 4 महीने के लिए, उनको टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर वर्कर्स एज वेल एज दोज विद द एम्प्लॉइंग 9 और द लेस वर्कर्स, ठीक है, 10 और मोर, ये एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 10 और 10 से ज्यादा वर्कर हैं या 9 या उससे कम वर्कर्स है, उनके बेसिस पे इनको क्या किया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट को सर्वे किया जाएगा। समझ में आया इतना कि ये क्या करेंगी, पहले तो माइग्रेंट वर्कर का सर्वे करेंगी, दूसरा प्रोफेशनल्स जो है उनका सर्वे करा जाएगा, तीसरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का किया जाएगा, चौथा डोमेस्टिक वर्कर्स का किया जाएगा पहली बार, और क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट का किया जाएगा जिसमें या तो 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है या 9 या उससे कम एम्प्लॉयज है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो न्यूज में है वो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ओके अब ये न्यूज में क्यों रहा था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है उन्होंने लॉन्च किया है ₹945 करोड़ का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है, कितने का किया है, ₹945 करोड़ का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका मेन होता है, इस एम जो होता है वो होता है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को फॉर द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड द कमर्शियलाइजेशन, इन सब के लिए ये क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जो भी स्टार्टअप्स हैं, कॉन्सेप्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, प्रोटोटाइप्स डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट ट्रायल्स है, मार्केट एंट्री है, कमर्शियलाइजेशन है, इन सब के लिए फंड प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब ये जो स्टार्टअप है इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट एंड एस्टिमेटेड, इसको इतना एस्टिमेट किया गया है कि कितने स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा, तो 3600 स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा थ्रू 300 incubators and create a robust startup ecosystem particularly in the tier 2 and tier 3 towns, ठीक है। ये क्या करेगा, robust startup ecosystem बनाएगा tier 2 और tier 3 towns में। और रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में, ठीक है, जो अभी रिसेंटली हुई थी प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में, वहां पर इसको अनाउंस किया गया है। ₹945 करोड़ विल बी डिवाइडेड ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, ये जो ₹945 करोड़ का जो फंड है वो 4 साल के लिए डिवाइड किया गया है 2021 से लेके 2025 के बीच में, फॉर प्रोवाइडिंग सीड फंडिंग टू द एलिजिबल स्टार्टअप। इसमें क्या होगा, जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स है उनको क्या किया जाएगा, फंडिंग की जाएगी थ्रू द एलिजिबल इंक्यूबेटर्स के थ्रू, ठीक है। अब प्रेफरेंस किसको दिया जाएगी इन स्टार्टअप्स में, जो इनोवेशन सॉल्यूशंस लेके आएंगे इन कौन कौन से सेक्टर में, जैसे कि सोशल इम्पैक्ट के ऊपर कुछ बनाया है स्टार्टअप, कुछ वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बनाया है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर बनाया है, एजुकेशन के ऊपर बनाया है, या बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया है, या फिर हेल्थ केयर के ऊपर बनाया है, तो ये सारी जो स्टार्टअप्स है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी किसके द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड के थ्रू, जो रिस्पॉन्सिबल होगी ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग करेगा कौन, DPIIT करेगा इसका, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप के लिए, कि कोई भी स्टार्टअप जो है वो पहले तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए DPIIT के थ्रू, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ, ये अभी हमने देखा था ना, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए नॉट मोर देन 2 years अगो, मतलब 2 साल से पहले वो इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए जब वो अप्लाई कर रहा है तब। और स्टार्टअप शुड नॉट हैव रिसीव मोर देन ₹10 लाख, मतलब ये जो स्टार्टअप जिसको हम फंड करना चाह रहे हैं सीड स्कीम के अंडर, उसको 10 लाख रुपए से ज्यादा फंड पहले ही ना रिसीव हुआ हो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट स्कीम में, ठीक है। इस लेकिन ये जो 10 लाख रुपए है उसमें कोई प्राइज मनी इंक्लूड नहीं है, मतलब उस स्टार्टअप को कोई प्राइज मनी मिली है या कोई ग्रांट मिली है या कोई सब्सिडाइज वर्किंग स्पेस मिली है तो वो इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कोई फंड या मॉनेटरी सपोर्ट मिला है तो वो इंक्लूड होगा वो 10 लाख रुपए में। क्लियर है इतना। शेयर होल्डिंग बाय द इंडियन प्रमोटर्स,
जो भी शेयर होल्ड है वो इंडियन प्रमोटर्स इन द स्टार्टअप शुड बी एटलीस्ट 51%। अगर जो इंडियन प्रमोटर्स है अगर उनकी शेयर होल्डिंग है तो वो एटलीस्ट 51% होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टू द इंक्यूबेटर, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कोई भी अगर इंडियन प्रमोटर शेयर होल्डर है उसमें, तो उस स्टार्टअप में एटलीस्ट 51% जो है उसकी क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस वुड बी, अब हमने पहले डिस्कस किया, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जिसके इनोवेटिव आइडियाज होंगे सोशल इम्पैक्ट में, वेस्ट मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, एजुकेशन में और बाकी सारी चीजों में। अदर इनिशिएटिव्स फॉर दी स्टार्टअप फंडिंग, और क्या क्या इनिशिएटिव्स है स्टार्टअप फंडिंग के, तो एक नेशनल सीड फंड बनाया जाएगा जो कि अनाउंस किया गया था बजट 2020 से 2021 में, जिसमें सपोर्ट किया जाएगा आइडिएशन और डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली स्टेज स्टार्टअप। मतलब स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में उनको सपोर्ट किया जाएगा डेवलपमेंट में नेशनल सीड फंड के थ्रू, ठीक है। फंड फॉर दी स्टार्टअप्स, बहुत एक फंड बनाया जाएगा स्टार्टअप के लिए विद अ कॉर्पस ऑफ ₹10,000 अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है। 10,000 का कॉर्पस में स्टार्टअप एक फंड बनाया जाएगा अंडर द फंड फॉर दी फंड्स ऑफ दी स्टार्टअप के लिए। मतलब जो स्टार्टअप का फंड है उसके लिए भी एक फंड बनाया जाएगा 10,000 का। वेंचर कैपिटल स्कीम, मल्टीपल ग्रांट स्कीम, मुद्रा योजना, ये सारे तो चल ही रहे। वेंचर कैपिटल स्कीम भी लोन प्रोवाइड करती है, फिर मुद्रा योजना होती है वो भी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। इंडिया इज करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में। इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है वर्ल्ड का, जिसमें क्लोज टू 38 यूनिकॉर्न्स एंड विद अ कलेक्टिव वैल्यूएशन एट द अराउंड $130 बिलियन, ठीक है। इसमें क्या है, 38 यूनिकॉर्न हो चुके हैं 2019 तक, और कलेक्टिव वैल्यूएशन जो हो चुके हैं वो है $130 बिलियन तक। स्कीम क्या प्रोवाइड करती है, सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी प्रोवाइड करती है इंक्यूबेटर्स के लिए। समझ में आया, मतलब कि एक स्टार्टअप स्कीम है जिसमें आपको क्या किया जाएगा, अर्ली एज में फंडिंग की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये पहली न्यूज है। अब ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि यूनियन बजट 2021-22 ने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी विल बिकम एलिजिबल बेनिफिशियरी टू यूटिलाइज द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मतलब जो एपीएमसीज हैं वो अब एलिजिबल है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को यूटिलाइज करने के लिए, ऐसा यूनियन बजट 2021-22 में बोला गया था। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, मतलब एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए जो फंड रिक्वायरमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है, जो प्रोवाइड करती है मीडियम से लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, ठीक है, थ्रू दी इंटरेस्ट सबवेंशन एंड द क्रेडिट गारंटी। मतलब इंटरेस्ट भी देती है और क्रेडिट गारंटी भी देती है। बेनिफिशियरी में कौन कौन आएगा, इसमें फार्मर्स आएंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आएंगी, देखो फार्मर्स आएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज आएंगी, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज आ सकती हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं, स्टार्टअप्स आ सकते हैं, सेंट्रल स्टेट एजेंसीज आ सकती हैं, लोकल बॉडी आ सकती हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में है, और एपीएमसीज भी आ सकती हैं अब, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी प्रोजेक्ट में क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे कि ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हुए, वेयर हाउसेज हुए, सिलॉज हुए, शॉर्टिंग एंड द ग्रेडिंग यूनिट्स हुए, कोल्ड चेन्स हुए, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज हुई। बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स में क्या आएंगे, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी स्मार्ट एंड दी प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, ये सारी चीजें आएंगी। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर ₹1,00,000 प्रोवाइड किए जाएंगे बाय दी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज लोन्स। मतलब 1,00,000 करोड़ दिया जा सकता है बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एज अ लोन विद द इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होगा, 3% पर एनम ऑन द लोन्स अप टू ₹2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ तक के लोन के ऊपर 3% पर एनम जो होगा वो इंटरेस्ट होगा, और ये अवेलेबल होगा फॉर अ मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्रेडिट गारंटी कवरेज है, अवेलेबल फॉर द एलिजिबल बोरोवर्स के लिए, अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में
कितने टाइप्स होते हैं, देखो पहला होता है इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक सीड, फार्म इक्विपमेंट्स, ये सारे। फिर रिसोर्स बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे वाटर, इरिगेशन, ये सारे होते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ये सब होता है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीकल्चर, रिसर्च और एजुकेशन होता है, ठीक है। स्कीम विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 2021 से, ये स्कीम जो ऑपरेशनल होगी वो 2021 से लेके 2029-30 तक एलिजिबल होगी, ऑपरेशनल होगी, ठीक है। और इसमें ₹10,000 जो है वो फर्स्ट ईयर में जाएगा और ₹30,000 जो है वो नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जाएगा। अब मॉरेटोरियम क्या होगा रीपेमेंट का, वो वेरी करेगा मिनिमम ऑफ 6 मंथ टू मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स तक के लिए। अब ये मैनेज कौन करेगा, मैनेज और मॉनिटर किया जाएगा ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्लेटफॉर्म होगा उसके थ्रू मैनेज किया जाएगा। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होगी जो इंश्योर करेगी रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक देगी कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्कीम का या नहीं हो रहा है या फिर गलत यूज हो रहा है उस चीज का। समझ में आया। मेन आपको याद रखना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए है। बजट में इसमें एपीएमसीज को भी एलिजिबल कर दिया गया है कि वो भी इस फंड को यूटिलाइज कर सकती हैं, क्लियर है। और ये स्कीम चलेगी 2020 से 2030 तक। चलिए अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स, देखो अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स में फर्स्ट वाला जो है वो है फर्टिलाइजर का यूसेज। फर्टिलाइजर का यूसेज जो है हमारी इंडिया में बहुत बुरी तरीके से होता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो कंट्री में यूज होते हैं 2019 से 20 वॉज मोर देन 2018 से 19, मतलब 2018 से 19 में जितना केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ है उससे ज्यादा 2019 से 20 में हुआ है। फर्टिलाइजर जो मोस्टली यूज होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 फर्टिलाइजर मेनली यूज होते हैं। और सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर यूज होता है वो होता है पुदुचेरी में, तेलंगाना में और पंजाब में। ये जो टॉप 3 स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है फर्टिलाइजर का। यहाँ पे जो करंट एनपीके रेशियो है वो है 6:7:2.4, 6.7:2.4:1, ठीक है। जबकि हाईली स्क्यूड नाइट्रोजन अगेंस्ट आइडियल रेशियो इसका क्या है 4:2:1, मतलब 4:2:1 के कंपैरिजन में 6 पॉइंट मतलब अप्रोक्सीमेटली 7:3:1 का रेशियो चल रहा है। अब ई सेंटर स्कीम क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है ई सेंटर स्कीम को। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर दी ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर्स ट्रेड इन द एक्वाकल्चर के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे एक्वा फार्मर्स को कनेक्ट किया जा सके एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। ये इनकम को रेज करेगा, लाइफस्टाइल, सेल्फ रिलायंस एंड क्वालिटी लेवल जो है उसको इंक्रीज करेगा एक्वा फार्मर्स के, क्लियर है। एक्वा फार्मर्स मतलब जो फिशिंग में इंडल्ज होते हैं वो सारे। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है वो एक्सटेंशन आर्म है मरीन प्रोडक्ट्स का, जो एक्सपोर्ट करती है डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। आर्म ऑफ द मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक एक्सटेंशन आर्म है कौन सा, नेशनल सेंटर फॉर द सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है। एक्वाकल्चर मतलब समझ जाइए फिशिंग से रिलेटेड है या मरीन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। दूसरा है मधु क्रांति या हनी कॉर्नर्स, मतलब हनी से रिलेटेड है। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड द हनी मिशन, ठीक है। बी कीपिंग और हनी मिशन के अंदर आता है। ये जो पोर्टल बनाया गया है वो डेवलप किया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू अचीव द ट्रेसेबिलिटी सोर्स ऑफ हनी के सोर्स को हम ट्रेस कर सके उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इट विल चेक एडल्ट्रेशन एंड द कंटामिनेशन इन द हनी, ये क्या करेगा कितना हनी में एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट की गई है और कितनी वो गलत मतलब उसमें कितनी मिलावट है, कितना कंटामिनेशन है मतलब कितना दूषित है, ठीक है। और एंड टू एंड रिकॉर्ड रखेगा, जहां से हनी आई है वहां से उसको ट्रैक करने का कोशिश करेगा। हनी कॉर्नर इज मेंट फॉर द सेल ऑफ हनी फ्रॉम द डेडिकेटेड सेल स्पेस, ठीक है। हनी कॉर्नर मतलब कि जहां से सेल की जाएगी हनी को, ठीक है। उसको मधु क्रांति या हनी कॉर्नर बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एमपी एडा के बारे में, मतलब मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिन्होंने सर्टिफाई कर दिया है श्रिम्प फार्म्स को। अब एमपी एडा जो है वो एक एंटीबायोटिक फ्री सर्टिफिकेशन स्कीम उनकी आती है जिसको बोलते हैं शाफारी शफारी 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 मतलब क्या होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द फिशरी प्रोडक्ट सुटेबल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। सफारी मतलब होता है सुपीरियर क्वालिटी के फिशरी प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमन
ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कैसे हैं, अच्छे हैं, सुटेबल हैं। और ये जो सफारी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर बेस्ड है, और ये गाइडलाइंस देती है एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन के लिए। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है सर्टिफाइंग हैचरीज, दूसरा है अप्रूविंग द श्रिम्प फार्म्स। ठीक है, ये दोनों चीज है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो होती है वो ऑनलाइन होती है, जिससे ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके और हायर क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। एमपी एडा क्या है, अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश हुई थी 1972 में हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। देखो एमपी एडा क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1972 में स्टैब्लिश किया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। और ये जो है वो क्या करती है, मेनली मरीन प्रोडक्ट्स जो है उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का प्रमोट करने का काम करती है एमपी एडा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड इश्यूज। जो भी इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखो देखो पहला जो है हमारा वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, या पीएलआई स्कीम भी बोलते हैं। ये अभी रिसेंटली कैबिनेट जो है उसने अप्रूव्ड किया है पीएलआई स्कीम को। किस किस सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, आईटी हार्डवेयर सेक्टर्स के लिए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, इनके लिए अप्रूव कर दिया। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये एक स्कीम है। ये स्कीम मेनली क्या करेगी, ये स्कीम जो है मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती है जिन प्रोडक्ट्स की, उसके लिए अच्छा है। ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है वो मेनली क्या करेगी, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने का काम करेगी और इंपोर्ट बिल्स को कट डाउन करेगी। कैसे कि अगर जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अगर हम उसको प्रमोट करेंगे तो हमको बाहर से चीजें कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो हमारे इंपोर्ट बिल्स कम बनेंगे। इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, उनको बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स लेके आए हैं। इसमें क्या होगा, कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, मतलब इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर वो अपने जो सेल्स हैं प्रोडक्ट्स की वो बढ़ाएंगे जो डोमेस्टिक मार्केट में बनते हैं। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया की मार्केट में ही प्रोड्यूस होता है, अगर उसकी सेल को सेल इंक्रीज होती है तो उस कंपनी को क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो फॉरेन कंपनीज को इनवाइट करने की जगह इंडिया में ही वो कंपनी सेटअप करने का कोशिश करेगा, या लोकल कंपनीज हैं उनको एनकरेज करने का काम करेगा, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उन्हीं को एक्सपांड किया जाए। ठीक है, और अगर वो यूनिट्स एक्सपांड होंगी, यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके वजह से फायदा ये होगा कि हमारे यहाँ पे एक तो इंपोर्ट बिल्स कट हो जाएंगे, दूसरा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। तो दो तीन चीजें एक साथ होंगी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बिल्स कट हो जाएंगे। इस वजह से ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स आई है। ठीक है, तो कंपनीज अगर अपनी सेल को इंक्रीज करती हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी, तो उसमें उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ये मेनली कौन कौन से सेक्टर्स हैं, देखो टेलीकॉम सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, आईटी हार्डवेयर सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में अभी ये लेकर आए हैं। ठीक है, अब डिटेल्स क्या है पीएलआई स्कीम्स की अलग अलग सेक्टर्स के लिए वो हम देखो पीएलआई स्कीम किस किस के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन, फिर आईटी हार्डवेयर के लिए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, इन तीनों में किया है। अब ड्यूरेशन और आउटले कितना होगा, तो इसका 12,195 5 साल का आउटले होगा। 15,000 2021 से 2019 मतलब 10 साल का आउटले होगा। और आईटी हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ 4 साल का होगा। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,900 करोड़ 2021-22 से लेके 2026-27 मतलब 5 साल का होगा। रोल आउट ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ऑल इंडिया बेसिस पे इसको रोल आउट किया जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली इंडिया को ग्लोबल हब बनाना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, ये मेन हमारा एम है कि इंडिया को जो है वो ग्लोबल हब बनाना है मैन्युफैक्चरिंग का। कौन से इक्विपमेंट्स का, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में, क्योंकि अभी इंडिया में ज्यादा टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जो होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, इस वजह से। साथ में ये क्या करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा। दूसरा, इंपोर्ट रिड्यूस करेगा स्पेशली फ्रॉम चाइना। चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है टेलीकॉम सेक्टर की चीजों का, इस वजह से चाइना का जो इंपोर्ट है उसको भी रिड्यूस करने का है की प्रोसेस होगी। और उसके अलावा ये क्या करेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा इन एमएसएमई कैटेगरी, मतलब एमएसएमई जो बिजनेस होता है उसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं उनको भी प्रमोट करेगा कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर सके।
दूसरा, अब फार्मास्यूटिकल में ये क्या करेगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन। अगर फार्मास्यूटिकल में अगर ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी और डाइवर्सिफिकेशन होगा टू द हाई वैल्यू गुड्स बाय क्रिएटिंग ग्लोबल चैंपियंस फ्रॉम द इंडिया। इंडिया को ग्लोबल चैंपियन बना सकता है और अगर इंडिया हाई वैल्यू गुड्स प्रोड्यूस करता है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, आईटी हार्डवेयर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा बड़े बड़े लार्ज इंटेंसिव्स इन द ग्लोबल वैल्यू चेन में, क्योंकि आईटी हार्डवेयर अगर हम प्रमोट करेंगे तो उसमें क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी प्रमोट होगी, साथ में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, क्योंकि आईटी हार्डवेयर के प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, ये फूड मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगी, एंटिटीज को एक्सपांशन करेंगी ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड ब्रांडिंग अब्रॉड टू इंसेंटिव्स इमर्जेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स, ठीक है। जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको उनको इंसेंटिवाइज करने का काम करेंगे जिससे वो और स्ट्रॉन्ग बनकर आए। क्लियर है। दूसरा है, सपोर्ट करेंगे क्रिएशन ऑफ द ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन। जो ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस है उनको सपोर्ट करने का काम करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करेगी, फार्म जॉब्स को इंक्रीज करेगी और रेन्यूमरेटिव प्राइजेस जो है फार्म प्रोड्यूस की इनको भी इंश्योर करने का काम करेगी। इस वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पीएलआई स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अब कैटेगरीज कौन कौन सी कवर्ड की जाएंगी और जिनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो सेक्टर्स जैसे कि कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, 4G 5G नेक्स्ट जनरेशन का, रेडियो एक्सेस नेटवर्क का, वायरलेस इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर कस्टमर प्रीमाइज इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाई जाएंगी, अदर वायरलेस इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, एंटरप्राइज इक्विपमेंट्स, स्विचेस, राउटर्स, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। ये मेन सेक्टर्स रहेंगे। इंसेंटिव्स कितना दिया जाएगा, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा अप टू 20 टाइम्स ऑफ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। जो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है उसका 20 टाइम्स उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, और जिससे कि वो अपनी अनयूज्ड कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सके, क्योंकि देखो इंसेंटिवाइज किया उनको 20 टाइम्स तो उनके पास ज्यादा कैपिटल आएगा, ज्यादा कैपिटल आएगा तो अपनी और कैपेसिटी जो उनकी अनयूज्ड कैपेसिटी है, जो मतलब पैसे की वजह से या जो भी उनका फंड नहीं है उसके वजह से वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से वो अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाएंगे, इसलिए उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड जो है एमएसएमई का कितना होगा, वो ₹10 करोड़ होगा और अदर कंपनीज का कितना होगा, 100 करोड़ होगा, ठीक है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो कितना रेंज करेगा, बिटवीन 4% एंड 7% फॉर दी डिफरेंट कैटेगरीज एंड ईयर्स के लिए, अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। अब नेक्स्ट जो है फार्मास्यूटिकल के लिए, स्कीम शैल एक्सटेंड इंसेंटिव बेस्ड ऑन द नेट इंक्रीमेंटल सेल्स। अब ये जो नेट इंक्रीमेंटल सेल्स होगी वो कैसे, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है जो वो बायो फार्मास्यूटिकल जेनरिक ड्रग्स की होगी, ठीक है। दूसरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होगी, तीसरा रीपर्पस ड्रग्स या ऑटो इम्यून ड्रग्स होंगे। अब इनको इंसेंटिव क्या दिया जाएगा, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में 10% ऑफ द इंक्रीमेंट सेल वैल्यू फॉर द फर्स्ट 4 year ऑफ द स्कीम by the 8% for the 5th year and 6% for the 6th year of the production under the scheme। 10% इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू के लिए फर्स्ट और फॉर द फर्स्ट 4 years के लिए स्कीम में, 8% 5th year के लिए और 6% 6th year प्रोडक्शन अंडर द स्कीम के लिए हो जाएगा। थर्ड कैटेगरी में 5% इंक्रीमेंटल सेल के लिए वैल्यू फॉर द फर्स्ट 4 year, 4% फॉर द 5th year एंड 3% फॉर द 6th year, ऐसे अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, चलेगा। फिर स्कीम शेल एक्सटेंड इंसेंटिव, अब देखो किसके लिए, आईटी हार्डवेयर के लिए। आईटी हार्डवेयर में क्या करेगा, एक्सटेंड करेंगे इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन द नेट इंक्रीमेंटल सेल। किसकी सेल करना है इनको, लैपटॉप्स की, टैबलेट्स की, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स की और सर्वर्स की, इन सबको सेल करना है। अब इंसेंटिव्स वही कितना, 1 to 4% कैश इंसेंटिव्स दिया जाएगा इंक्रीमेंटल सेल पे 2019 से 20 के बीच में आईटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जिनकी इंडिया में हुई है, ठीक है। अब
नेक्स्ट है वो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की क्या कैटेगरीज होती है। एक तो रेडी टू कुक फूड आता है, एक रेडी टू ईट फूड आता है। रेडी टू कुक मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो गिट्स के पैकेट आते हैं गुलाब जामुन के, वो सिर्फ वो रेडी टू कुक होते हैं, मतलब उनको बना बना के डालते हो वो कुक हो जाएंगे। रेडी टू ईट मतलब जैसे लेज के पैकेट, उनको बस खोला और आप खा सकते हो। तो ये सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर प्रोसेस्ड फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, मोज़रेला चीज होती है, ये एक कैटेगरी है। दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि एग्स हो गए, पोल्ट्री मीट हो गया, एग प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे। फिर कवरेज अंडर द पीएलआई स्कीम विल नॉट अफेक्ट एलिजिबिलिटी अंडर अदर स्कीम। अगर ये पीएलआई स्कीम के अंडर में आ रही है, कवर हो रही है, तो वो दूसरी स्कीम में कवर नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कुछ कवर है, तो इसका मतलब नहीं है उसको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट है, कैबिनेट ने दो और चीजों को पीएलआई स्कीम का अप्रूवल दे दिया है, वो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स एंड द वाइट गुड्स। सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स और वाइट गुड्स। वाइट गुड्स मतलब ऐसे बड़े गुड्स जो घर में यूज किए जाते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एलईडी लाइट्स हो गई, डिश वॉशर हो गया, फ्रिज हो गया, जिसमें कोई भी तरीका का फ्यूल या गैस यूज हो रही है। जैसे एयर कंडीशनर में गैस यूज होती है, फ्रीजर में भी गैस यूज होती है, वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इन सब में फ्यूल यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वाइट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्कीम कौन कौन सी है? एक तो नेशनल प्रोग्राम ऑन दी हाई इफिशियंसी सोलर पीवी फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, और एक वाइट गुड्स के लिए। ठीक है, वाइट गुड्स में इन्होंने एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स, इसके अलावा और भी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, गीगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ गीगा वॉट स्केल इन हाई इफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको गीगावाट स्केल में लेके आना है, किसकी? सोलर पीवी मॉड्यूल्स की। और इसमें है वाइट गुड्स में, क्रिएट कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम इन इंडिया एंड मेक इंडिया इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। इंडिया में क्या करना है? कंप्लीट कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाना है, जिससे कि इंडिया जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन जाए ग्लोबल सप्लाई चेन का। इसका आउटले कितने का है? तो पीवी मॉड्यूल्स का 4,500 करोड़ का, इसका 6,238 करोड़ का। PLI will be disbursed for 5 years post commissioning of the solar PV manufacturing plants on sales of high efficiency solar PV modules। जो PV के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, अगर उनकी सेल इंक्रीज होती है तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और इसमें वाइट गुड्स में 4% to 6% इंक्रीमेंट होती है सेल ऑफ गुड्स की, जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं इंडिया में 5 साल में, तो उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। नीड क्या है? Solar capacity additional presently depends largely upon the imported solar PV cells and the modules due to limited domestic manufacturing capacity। अब सोलर कैपेसिटी डिपेंड्स करती है लार्जली इंपोर्टेड सोलर पीवी सेल्स तक। अब हमारे यहाँ पे क्यों सोलर एनर्जी एनहांस नहीं हो पा रही, क्यों हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स की जरूरत होती है वो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम लिमिटेड अमाउंट में ही इम्पोर्ट कर पाते हैं, इसके वजह से लिमिटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो जाती है। तो इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए इसको पीएलआई स्कीम के अंडर में लेके आया है, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, फिर आएगा वाइट गुड्स में, नीड टू मेक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बाय रिमूविंग सेक्टोरल डिसेबिलिटीज, क्रिएटिंग इकोनॉमीज ऑफ द स्केल एंड इंश्योरिंग द एफिशिएंसीज। ठीक है, अब सेम वाइट गुड्स का भी होता है कि इंडिया को क्या बनाना है? ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, जो सेक्टोरल डिसेबिलिटीज हैं उनको रिमूव करके। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट जो अब हमारी न्यूज में रहा है वो है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी कर लेते हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी न्यूज में क्यों रही? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जो है उन्होंने अनाउंस किया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को। ठीक है, इसका की प्रपोजल क्यों है, क्यों इसको व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेके आया गया है? तो डी रजिस्ट्रेशन करना है व्हीकल्स को। कौन कौन से व्हीकल्स को डी रजिस्टर्ड करना है? कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो डी रजिस्टर्ड किए जाएंगे आफ्टर 15 ईयर्स, अगर उनका फिटनेस सर्टिफिकेट फेल होता है तो। दूसरा है प्राइवेट व्हीकल्स, उनको भी डी रजिस्टर्ड किया जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स if found unfit or in case of failure to renew the registration certificate। मतलब कमर्शियल व्हीकल को डी रजिस्टर्ड किया जाएगा 15 ईयर्स के अंदर, प्राइवेट व्हीकल को डी रजिस्टर्ड किया जाएगा 20 ईयर्स के अंदर। ठीक है, अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उनका रिन्यू नहीं हो पाता या वो फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं।
और जो भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको डी रजिस्टर्ड और स्क्रैप्ड कर दिया जाएगा आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस दिन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन के 15 साल के अंदर उन सारे की सारे जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा है इंसेंटिव्स टू स्क्रैप ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। इसमें क्या किया जाएगा, स्क्रैपिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑफर रोड टैक्स रिबेट अप टू 20% फॉर द प्रपोजल व्हीकल्स और 15% फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स। अब मैन्युफैक्चर टू द प्रोवाइड 5%। देखो, एक मिनट वेट करना। देखो इंसेंटिव्स क्या क्या होंगे, और ओल्ड व्हीकल और अनफिट व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए पहले तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रोड टैक्स ऑफर करेगी रिबेट करने के लिए अप टू 20% ऑफ दी पर्सनल व्हीकल एंड 15% ऑन दी कमर्शियल व्हीकल। मतलब जो पर्सनल व्हीकल होगा उसका जो रोड टैक्स होगा उसको रिबेट कर दिया जाएगा 25% तक। अगर मान लो कहीं पे 100 रुपीज लगता है चार्ज, तो उसमें 25% रिबेट दिया जाएगा, तो सिर्फ उसको 75 रुपीज ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कमर्शियल व्हीकल है, अगर उसका 100 रुपीज चार्ज है रोड टैक्स का, तो उसको 85 रुपीज देना पड़ेगा, मतलब 15% टैक्स रिबेट मिलेगा उसको। उसके अलावा देखो, मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरर्स टू प्रोवाइड 5% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू व्हीकल। जो भी फैक्चरर्स होते हैं उनको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा जो भी नए व्हीकल्स उनको खरीदने हैं। ठीक है, अगर उनके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो। ठीक है, दूसरा है रजिस्ट्रेशन फी में ऑल्सो बी वेव्ड। जो रजिस्ट्रेशन फी है उसको भी माफ कर दिया जाएगा अगर आप नया व्हीकल खरीद रहे हो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होने के बाद। तो ये सारी चीजें की जाएंगी। दूसरा है सेटिंग अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज। इंडिया में क्या किया जाएगा, जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज लेके आएंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उन्होंने अनाउंस किया है ड्राफ्ट रूल्स टू प्रमोट सेटिंग अप ऑफ द रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी अक्रॉस द इंडिया। मतलब पूरे इंडिया में ये जो ड्राफ्ट रूल्स हैं रजिस्टर्ड व्हीकल की स्क्रैपिंग फैसिलिटीज के लिए, वो क्या कर दिया है, प्रमोट करने के लिए रूल्स ड्राफ्ट अनाउंस किए हैं। ठीक है, अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का। पहला ऑब्जेक्टिव देखो, सबको क्लियरली विजिबल है ना। पहला है टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल। जितने भी ओल्ड और डिफेक्टिव व्हीकल है उनको, उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जाएगा। दूसरा है अचीव रिडक्शन इन द व्हीकुलर एयर पॉल्यूटेंट्स टू फुलफिल इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स। जितने भी व्हीकुलर उनके वजह से एयर पॉल्यूटेंट्स जनरेट हो रहे हैं तो उनको रिड्यूस किया जाए। तीसरा, इम्प्रूव रोड एंड व्हीकुलर सेफ्टी। अब देखो, आप ओल्ड और स्क्रैप्ड व्हीकल को यूज करेंगे तो उसके वजह से एक्सीडेंटल चांसेस ज्यादा होते हैं, तो रोड सेफ्टी के इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। चौथा पॉइंट है अचीव बेटर फ्यूल इफिशिएंसी। जो पुराने व्हीकल्स होते हैं वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं और ज्यादा पॉल्यूटेंट रिलीज करते हैं और फ्यूल को एफिशिएंटली यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो फ्यूल तो ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए बेटर फ्यूल इफिशिएंसी को अचीव करने के लिए किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है फॉर्मलाइज द करंटली इनफॉर्मल व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्री। जो भी व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्रीज हैं करंटली, उनको फॉर्मलाइज करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द लो कॉस्ट रॉ मटेरियल फॉर द ऑटोमेटिव स्टील एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। अब देखो, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, जैसे कि जो भी स्क्रैप्ड व्हीकल होगा उससे स्टील और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए क्या मिल जाएगा, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल मिल जाएगा। इस वजह से ये किया गया है। ठीक है, फिर रिलेटेड न्यूज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर लेवाई अ ग्रीन टैक्स। अब एक ग्रीन टैक्स लगेगा, किसके ऊपर ये ग्रीन टैक्स लगेगा, ऐसे व्हीकल जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाएगा। तो ओल्ड व्हीकल जो भी होंगे जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे उन सब के ऊपर क्या लगेगा, ग्रीन टैक्स लगेगा। मेन प्रिंसिपल क्या है ग्रीन टैक्स लगाने का, पहला है transport vehicle older than 8 years could be charged green tax at the time of renewal of the fitness certificate at the rate of 10 to 25% of the road tax। एक सेकेंड यार रुको, वेट। तो देखो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी हैं जो 8 साल से पुराने हैं उनके ऊपर ग्रीन टैक्स लगेगा एट द टाइम ऑफ द रिन्यूएबल ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट। जब भी फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू किया जाएगा
तब उसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। कितने परसेंट है? 10 to 25% ऑफ द रोड टैक्स। जो रोड टैक्स है उसका 10 से 25% जो है वो ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। हायर ग्रीन टैक्स मतलब 50% ऑफ द रोड टैक्स अगर आप लगाया जा रहा है तो उसको हायर ग्रीन टैक्स बोलेंगे व्हीकल्स के लिए जो हाईली पॉल्यूटेड सिटीज है वहां पर। जो हाईली पॉल्यूटेड सिटी है जैसे कि दिल्ली हो गया, वहां पे ग्रीन टैक्स हायर होगा, 50% ऑफ रोड टैक्स के बराबर लगाया जाएगा। डिफरेंशियल टैक्स जो है वो डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल एंड द टाइप्स ऑफ द व्हीकल। अब ये जो डिफरेंशियल टैक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? अलग अलग टैक्स लगेगा, जैसे कि पेट्रोल ज्यादा पोल्यूशन करता है या डीजल ज्यादा पोल्यूशन करता है उसके हिसाब से, और किस टाइप का व्हीकल है उसके हिसाब से अलग अलग टैक्स लगेगा। रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होगा ग्रीन टैक्स की वजह से उसको किस में यूज किया जाएगा? पॉल्यूशन को टैकल करने में यूज किया जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज व्हीकल स्क्रैपिंग। व्हीकल स्क्रैपिंग क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। मतलब ऐसे व्हीकल जिनकी लाइफ अब एंड होने वाली है, वो ज्यादा यूज के नहीं रहे हैं, उनकी प्रोसेस को डिस्पोज करने की जो प्रोसेस होती है उसको व्हीकल स्क्रैपिंग बोला जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? जो व्हीकल होता है उसको टीयर डाउन कर देते हैं इनटू द टीनी पीसेस ऑफ मेटल विच कैन बी रिसाइकल्ड। मतलब जो मान लो फॉर एग्जांपल कार है तो कार को क्या कर देंगे? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे मेटल के, और फिर उसको रिसाइकल करके मेटल केन बनाया जा सकता है, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रिसाइकलिंग की जाती है मेटल की, वहां पे उसको यूज कर लिया जाएगा। ठीक है। अब इट कवर्ड एक्टिविटीज सच एज, ये क्या करेगी? कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी इसमें? डीपॉल्यूटिंग होगी, डिसमेंटलिंग होगी, सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल होगा, सेफ डिस्पोजल होगा नॉन रीयूजेबल पार्ट्स का। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। If 1990 is taken as the base year, there are approximately 37 lakh commercial vehicles and 52 lakh personal vehicle eligible for the voluntary scrapping। अब अगर 1990 को अगर हम बेस ईयर लेते हैं तो इसके हिसाब से 37 लाख जो कमर्शियल व्हीकल है उनको क्या करना है? स्क्रैप करना है, और 52 लाख जो पर्सनल व्हीकल है उनको स्क्रैप करना है। ठीक है। अब एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स क्या होते हैं? ऐसे व्हीकल्स नो लॉन्गर वैलिडिटी रजिस्टर्ड, मतलब उनकी अब कोई ज्यादा वैलिडिटी रजिस्टर्ड नहीं है, विथ कैंसिलेशन रजिस्टर्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और ड्यू टू एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर, और या फिर कोर्ट का ऑर्डर दे दिया उसको कैंसिल करने के लिए। फिर आता है सेल्फ डिक्लेयर्ड बाय द ओनर्स एज अ वेस्ट व्हीकल ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस दैट मे बी अराइजिंग फ्रॉम द, कोई भी ऐसा व्हीकल जो वेस्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ओनर ने उसको वेस्ट बोल दिया है, जैसे कि फायर है, डैमेज है, नेचुरल डिजास्टर है, राइट्स है, या कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें वो व्हीकल डैमेज हो गया है, तो ओनर क्या करेगा? उसको वेस्ट व्हीकल बोल देगा। ठीक है, समझ में आया इतना? फिर अब इसका देखो अपडेट क्या क्या हुआ है अभी। कमर्शियल व्हीकल ऑफ एनी एज कैन बी स्क्रैप्ड इफ इट फेल्स फिटनेस टेस्ट ट्वाइस। कोई भी ऐसा कमर्शियल व्हीकल जो अपनी एज में अगर उसको फिटनेस टेस्ट को 2 बार फेल करता है तो उस व्हीकल को भी क्या कर दिया जाएगा? स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने कुछ ड्राफ्ट रूल्स ड्राफ्ट किए हैं जिसमें कोई भी कमर्शियल व्हीकल उसकी एज चाहे कितनी भी हो, इवन उसने 15 ईयर्स की एज को अटेंड नहीं किया हो, लेकिन अगर वो जो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट है वो फेल कर देता है 2 बार, तो उस व्हीकल को क्या माना जाएगा? स्क्रैप्ड व्हीकल माना जाएगा, और ये व्हीकल जो है वो ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर हो जाएंगे फ्रॉम दी वाहन डेटाबेस। एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिसका नाम होगा वाहन डेटाबेस। ठीक है, वाहन डेटाबेस में सारे के सारे जो व्हीकल्स है उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। ठीक है। अगर 15 ईयर्स के पहले भी अगर वो फिटनेस टेस्ट को फेल कर देता है, उसमें फेल हो जाता है, तो उसका डेटाबेस ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दे विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द अक्टूबर 1st 2020। तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद ये सब इफेक्ट में आ जाएगा। अदर की हाइलाइट्स क्या है इस रूल के? ओनर्स ऑफ अ व्हीकल कैन अप्लाई फॉर अ री एवेल्युएशन ऑफ इट्स व्हीकल। कोई भी ओनर जो है वो व्हीकल के री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकता है ऑटोमेटेड टेस्ट के थ्रू। ठीक है। Automated testing station shall act as a test only facility and shall not provide any services related to repair of the vehicles or sale or the manufacturing of the auto spare। जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन होते हैं वो एक टेस्ट ओनली फैसिलिटीज देंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ वो टेस्ट
करेंगे, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे व्हीकल को रिपेयर करने के लिए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग की या सेल करने के लिए या उसके जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। सिर्फ टेस्टिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आया व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या होती है? ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप करना या रोड से हटाना, उसको हम बोलते हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। कमर्शियल व्हीकल को 15 साल में, प्राइवेट व्हीकल को 20 साल में और ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स को 15 साल में। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2021। ठीक है, अभी इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक है तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियोस, तो आज के लिए यही खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे और इकोनॉमी वाला सेक्शन हम पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और ये सब कुछ क्लोज करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आपको तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री की समरी फॉलो करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल, ठीक है। वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है तमिलनाडु की क्लास 11th एंड क्लास 12th की हिस्ट्री, और वीडियो के एंड के बाद आपको एंड स्क्रीन्स भी मिल जाएंगी, वहां से भी आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।